हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज हेल्दी एंड फाइन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को देखने को मिलती है। लोग पढ़ लेते हैं, अच्छे से याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही बात आती है आंसर राइटिंग की, वहां पर कहीं ना कहीं हम लैग कर जाते हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते हैं। तो बच्चों बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बने हुए हम आपके साथ में। आज के वीडियो में हम 4 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपकी आंसर राइटिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल तक जाएगी। देखिए, टिप्स एंड ट्रिक्स ये ऐसे टेक्निक्स बेसिकली जिनको आप बेसिक से लेकर के एडवांस तक हर लेवल पर आप इसको फॉलो कर सकते हो, चाहे किसी भी आप क्लास में हो, किसी भी तरीके की आंसर राइटिंग आप करते हो, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके काम में आने वाली हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। So first trick which says that read more to write better। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको कंटेंट माइंड में डेवलप होगा बेटा लिखने के लिए, क्योंकि जब आप चीजों को पढ़ते हो उतने ज्यादा लेटर्स राइटिंग, कैसे सेंटेंस फ्रेमिंग की जाती है वो आपको माइंड में बैठती है। आप किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ते नहीं है, केवल उसको समझते हैं, जो टीचर आपको समझाते हैं, तो वो तब तक इंफॉर्मेशन कहलाती है, राइट। लेकिन उस इंफॉर्मेशन को हम ज्ञान में कब कन्वर्ट होता है, जब आप उसको खुद जाकर के रीड करते हो, अपनी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में उसको माइंड में डिकोड करते हो। तो सबसे पहली टेक्निक, सबसे पहली जरूरी चीज क्या है कि आपको अपने अंदर हैबिट डेवलप करनी है बेटा रीडिंग की। जितना ज्यादा आंसर राइटिंग चैप्टर रीडिंग करेंगे उतना बेटर आप आंसर्स को फ्रेम कर सकते हो। कोई भी इंसिडेंट हुआ, कोई भी टॉपिक हुआ, कैसे वो स्टेप बाय स्टेप हुआ होगा, कैसे वो इवेंट जो है वो फॉलो हुआ होगा, वो तभी आप समझ पाएंगे जब तक आप उसको खुद रीड नहीं करते। तो कभी भी किसी और के भरोसे ना रह करके मैं हमेशा ये बोलता हूं भैया कि चैप्टर को रीड थरोली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ में हमारा सेकंड टिप क्या कहता है, दैट इज दी वर्ड लिमिट। देखिए, बहुत लोग इस चीज में लैग करते हैं। क्या कहते हैं भाई कि वर्ड लिमिट। अब क्वेश्चंस में चाहे वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन में कुछ वर्ड लिमिट होती है बेटा। आप अगर 1 मार्क के क्वेश्चन में 3 to 4 to 5 लाइंस लिख रहे हो तो ऑब्वियसली वहां पर आपके मार्क्स कट सकते हैं। एक्सीडिंग वर्ड लिमिट, ये आपकी रिमार्क डाल करके मार्क्स कट सकते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है हमारी सेकंड टेक्निक का, जो कि है बेटा क्या कि वर्ड लिमिट कैसे भी करके एक्सीड नहीं होनी चाहिए, राइट। बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हम लिमिटेड से लिमिटेड वर्ड्स में कैसे अपने आंसर को और बेटर बना सकते हैं, कैसे हम जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो कर सकें, इस चीज को हम बेटर कैसे समझ सकते हैं जब हम वर्ड लिमिट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई हम आंसर्स लिख रहे हैं, बहुत कुछ हमें उस आंसर में आता है, तो 1 मार्क के 2 मार्क के क्वेश्चन में भी हम काफी ज्यादा उसमें आंसर को फ्रेम कर लेते हैं। लेकिन ये चीज बेटा सही नहीं होती, क्योंकि एक्सीडिंग वर्ड लिमिट ये इंपॉर्टेंट रिमार्क डाल के आपके मार्क्स को काटा जा सकता है, राइट। तो वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखेंगे, दैट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप एंड टेक्निक जिससे कि आपको आंसर राइटिंग में ध्यान रखना है। हियर वी हैव द थर्ड वन, अंडरलाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर द फ्रेज। देखिए, आपके सेंटेंस है, जो भी आप सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं आंसर राइटिंग में, आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है उसमें किस चीज का कि इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं, है ना, या फिर कोई फ्रेज अगर इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस का कोई पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप जरूर अंडरलाइन कीजिए। आप चाहते हैं कि एग्जामिनर केवल केवल उसी जगह पर फोकस करे। कुछ की टर्म्स होते हैं बेटा हर एक क्वेश्चन में, आपको उन की टर्म्स का ध्यान रखना है और उनको अंडरलाइन करना है, राइट। हाईलाइट नहीं करना है, अंडरलाइन उसको करना है। ओके, अंडरलाइन करते हैं तो जैसे ही एग्जामिनर उन आंसर्स को पढ़ता है, सबसे पहला फोकस उसका उन्हीं अंडरलाइन वर्ड्स पर जाता है। और अगर वो अंडरलाइन वर्ड्स आपने बहुत अच्छे तरीके से लिखे हैं तो आपके एग्जाम में मार्क्स आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हो जाते हैं बेटा। तो दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टेक्निक जिससे आप अपने आंसर राइटिंग को और ज्यादा बेटर कर सकते हैं, राइट। देखिए, कुछ टेक्निक्स में हम साइकोलॉजिकली प्ले करते हैं, जैसे हम कहते हैं एग्जामिनर की साइकोलॉजी को समझना, ठीक है। और वही एक टेक्नोलॉजी या फिर वही एक टेक्निक यहां पर भी आप देखने को मिलती है कि भाई जिसमें आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स को क्या कर रहे हैं या फ्रेजेस को क्या कर रहे हैं, अंडरलाइन जरूर करेंगे। ओके, आंसर को और ज्यादा इफेक्टिवली आप इसी तरीके से बना सकते हैं। नाउ द बोनस एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर आंसर राइटिंग फॉर अस विल बी think about topic, make notes in understandable language and then translate। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये टेक्निक। इसमें क्या बताया जाता है कि आप जब भी कोई टॉपिक को पढ़ते हैं, ठीक है, उसको अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। मान लीजिए वही टॉपिक में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में निकल के आता है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली उस टॉपिक के बारे में सोचना है जिस लैंग्वेज में आपके माइंड में
वो थॉट्स आ रहे हैं, उसी लैंग्वेज को आपको आंसर शीट में पीछे की तरफ पेंसिल से लिख लेना, ठीक है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, या दोनों मिक्स करके लैंग्वेज हो, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जो लैंग्वेज आपके दिमाग में बन रही है वो आपके सामने फ्रेम होती है बेटा। जैसे ही वो लैंग्वेज सामने फ्रेम होगी, आप स्टेप बाय उसको लिखते हैं, पॉइंट्स में लिखते हैं। अब आपको आंसर जब राइट करना होगा उन्हीं पॉइंट्स को रेफर करके, तो बहुत ज्यादा वो इजी हो जाता है, राइट। तो इसी चीज को प्रैक्टिस करने के लिए अपन ने एक एग्जाम्पल भी लिया है, आइए वो एग्जाम्पल को देखते हैं। हियर यहां पर एक सॉल्ट मार्च से रिलेटेड एग्जाम्पल है, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। द सॉल्ट मार्च, ऑल्सो नोन एज द सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च एंड द दांडी सत्याग्रह, was an act of non-violent civil disobedience in colonial government or colonial India, led by Mahatma Gandhi. The 24-day march lasted from 12th March 1930 to 6th April 1930, right? तो 12 मार्च से लेकर के 6th of April तक ये मार्च चला था। 24 डेज का ये पूरा सॉल्ट मार्च था बेटे। As a direct action campaign of tax resistance and non-violent protest against the British salt monopoly. Another reason for this march was that civil disobedience movement needed a strong inauguration that would inspire more people to follow Gandhi's example. Gandhi started this movement with this march with 78 of his trusted volunteers. The march spanned 387 kilometers, which is 240 miles. You can also write it, from Sabarmati Ashram to Dandi. Growing numbers of Indians joined them along the way. When Gandhi broke the British Raj salt laws at 18:30 a.m. on 6 April 1930, it sparkled large-scale acts of civil disobedience against the salt laws by millions of Indians. Right? So जैसा आपने देखा ये बेटा जी, अपने दिमाग में ये पूरे टॉपिक को हमने फ्रेम कर लिया, ठीक है, अच्छे से हमने इसको रीड किया। अब कुछ पॉइंट्स इसमें से अपन बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे को दिमाग में क्या आ रहा है, दांडी मार्च से रिलेटेड। देखिए जो जो दिमाग में आएंगे वही पॉइंट्स को अपन यहां पर लिखते जाएंगे, ओके। तो सबसे पहले सत्याग्रह था, कौन सा सत्याग्रह था जी, सॉल्ट सत्याग्रह था, राइट, नॉन वायलेंट था, ठीक है, साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था, और कहां तक गए थे, दांडी तक गए थे। 24 डेज का था, वन 240 माइल्स ट्रेवल किया था, ठीक है, 78 फॉलोअर्स साथ में थे। क्यों गए थे, अगेंस्ट सॉल्ट लॉ imposed by colonial government था, राइट। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स आपने दिमाग में बना लिए बेटा, है ना। अब इनको मैंने क्या किया, जैसे ही पेपर पर लिखा तो ये सारे पॉइंट्स एक एक करके मेरे पेपर जो मुझे सामने दिखाई देंगे, तो मैं इनको डिस्क्राइब कर सकता हूं, मैं इनको कनेक्ट कर सकता हूं एक के बाद एक, राइट। अब आंसर चाहे मुझे 4 मार्क्स का लिखना हो तो मैं उसके हिसाब से उतनी वर्ड लिमिट्स में इसको आंसर को मैं डिस्क्राइब करूंगा। अगर मुझे यही क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा तो मैं उसके हिसाब से बेटा अपने आंसर राइटिंग को फ्रेम करूंगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड वो मैंने ऐसे लिस्ट डाउन कर दिया। आप अपना पेपर खत्म के बाद में उन्हीं पॉइंट्स को जो आपने लिखे पेंसिल से उसको इरेज करके हटा भी सकते हो, राइट। ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसको आप यूज करके अपने आंसर राइटिंग को और बेटर समझते हो। देखो यही प्रॉब्लम आती है, हम ये कहते हैं साहब कि सर हमने चैप्टर पढ़ लिया, सब कुछ आ गया अच्छे से, लेकिन कैसे आंसर फ्रेम करें, आंसर फ्रेमिंग कैसे की जाती है, तो बेटा यही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। सबसे पहला कि जो भी चैप्टर आप पढ़ो अच्छे से थॉरोली उसको रीड करो। सेकेंडली कि भाई जितने भी वर्ड लिमिट दे रखी है उनका ध्यान आप रखेंगे, राइट। एक्सीडिंग वर्ड लिमिट करके कभी भी आंसर नहीं कटना चाहिए, और बहुत ज्यादा ध्यान रखिए चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो वर्ड लिमिट्स का। थर्ड पॉइंट कि भाई जितने भी आपके इंपॉर्टेंट लाइनर्स हैं, फ्रेजेस हैं, उनको हमेशा अंडरलाइन करो। एंड द फोर्थ वन इज कि जो भी आंसर आप लिखने वाले हैं उसको पहले कॉपी में जरूर लिख लीजिए, ठीक है। एक जाते जाते बोनस टिप आप सभी के लिए, ठीक है। सपोज कीजिए किसी भी क्वेश्चन में देयर आर मल्टीपल पॉइंट, सपोज कीजिए
एक्स वाई जेड कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आपको 5 पॉइंट्स देने हैं, ठीक है, 5 पॉइंट्स में आंसर देना। अब बच्चे क्या करते हैं कि भाई सीधा सीधा पहले पॉइंट को लिखा, फिर उसके डिस्क्रिप्शन को लिखा, सेकंड पॉइंट को लिखा, फिर डिस्क्रिप्शन किया, फिर थर्ड पॉइंट लिखा, फिर डिस्क्रिप्शन किया। इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आपने जो प्रेजेंट आंसर लिख रहे हैं उस पर तो आपने फोकस कर लिया, हो सकता है कि उसमें भी आपको टाइम ज्यादा लग जाए, राइट। और हो सकता है कि आपका जो फ्यूचर वाला आंसर है जो आप इसके बाद में करने वाले हो बेटा, वहां पर आप कहीं ना कहीं लैग कर जाओ, है ना। नेक्स्ट आंसर में सपोज कीजिए 10 पॉइंट्स और आपको केवल 80 पॉइंट्स याद आ रहे हैं, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, इसको कैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, जो बहुत ही ज्यादा कारगर है। मैंने भी बहुत ज्यादा इसी चीज को फॉलो किया और मुझे बहुत हेल्प मिली बेटा। तो आप कैसे इसको फॉलो कर सकते हो, ध्यान से सुनिए। सपोज कीजिए आंसर नंबर 1 में मुझे 5 पॉइंट्स में आंसर देना है, तो मुझे कुछ नहीं करना, सबसे पहले इन 5 के 5 पॉइंट्स के मैं प्लेस स्पेस छोड़ करके बेटा पॉइंट्स को लिखता जाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट लिखा यहां पर, सेकंड पॉइंट 2 लाइंस को या 3 लाइंस को लीव करके मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर 3 लाइंस का गैप रखा, फिर थर्ड पॉइंट को लिखा, फिर 2 से 3 लाइंस का गैप रखा, फिर फोर्थ पॉइंट लिखा। ये हेडिंग्स लिख रहा हूं मैं, राइट। फिर 2-3 लाइंस का गैप करा एंड आफ्टर दैट फाइनली फिफ्थ पॉइंट को लिखा, फिर 2-3 लाइंस का गैप किया। जैसे ही मैंने ये करा, ठीक है, जैसे ही मैंने 5 के 5 पॉइंट्स लिस्ट डाउन कर दिए, अब मुझे दूसरे क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्किप कर जाना है जिसमें 10 पॉइंट्स है सपोज करो, एंड यही सेम टेक्निक मुझे उसमें भी फॉलो करनी है। अब इस तरीके से जितने भी हेडिंग्स हैं या फिर पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उसको आप लिस्ट डाउन करेंगे। वंस यू आर फिनिश विद दिस लिस्टिंग डाउन ऑफ द पॉइंट्स, आपको सिंपली जैसे ही आपका सारे आंसर राइटिंग हो जाएगी, आपको इन पॉइंट्स को उठा करके डिस्क्राइब करना स्टार्ट करना है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जब पॉइंट्स की हेडिंग लिखी हुई होती है ना बेटा, तो उनको डिस्क्राइब करना बहुत इजी हो जाता है, लेकिन जब हेडिंग ही गलत याद होती है तो उनको डिस्क्राइब करना मुश्किल होता है। फॉर दैट मैटर सबसे पहले प्रिस्क्राइब यही है, यही आपके लिए बोनस स्टेप है कि भाई हर एक क्वेश्चन में जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आप साथ के साथ पहले लिस्ट डाउन करते जाओ। 2 to 3 स्पेस आप लाइन का छोड़ सकते हो, ठीक है, इससे ज्यादा डिस्क्रिप्शन अपन को नहीं लिखना होता है, राइट। होप आपको आज के वीडियो से बहुत ज्यादा मदद मिलेगी आपके आंसर राइटिंग स्किल्स में, ठीक है। इन टेक्निक्स को आप यूज करो, ठीक है। ऐसी ही और भी टेक्निक्स और टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ में मैं लाता रहूंगा, बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।